हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एग्जाम का तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग बारीकी से समझेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें अम्ल क्षारक लवण क्या क्या होता है और किसे कहते हैं। तो सारा कुछ इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इससे पहले वाला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा हमारे चैनल पर। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाला जो भी वीडियो है, जो भी नोट्स का वीडियो है, आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। तो खट्टा किसके कारण होता है? तो अम्ल के कारण। और कड़वा किसके कारण होता है? तो क्षारक के कारण। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं खट्टा किसके कारण होता है स्टूडेंट। तो खट्टा होता है हमारा अम्ल के वजह से। और कड़वा किसके वजह से होता है? तो कड़वा हमारा होता है क्षार की वजह से। किसके वजह से होता है? तो क्षार की वजह से होता है। और ये चीज हम लोग पहले ही कक्षा में पढ़ चुके हैं, 9 8 में भी पढ़ चुके हैं। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? तो अगर कोई भी सदस्य आपका परिवार में किसी को अगर अम्लता हो गया है, तो अम्लता होने का मतलब क्या हो गया कि उसका पेट में एसिडिटी हो गया है, अम्ल की मात्रा बढ़ गया है। तो उससे क्या सुझाव करेंगे? तो उसको हम सुझाव करेंगे कि क्षार वाला भोजन करे। ऐसा भोजन करे जिसमें क्षार पाया जाता है। तो क्षार किसमें किसमें पाया जाता है? तो नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। तो इन तीनों में से जो नींबू का पानी होता है ये हमारा अम्ल वाला होता है, सिरका भी हमारा अम्ल वाला होता है, और ये जो बेकिंग सोडा है ये हमारा होता है क्षारीय प्रवृत्ति का। कैसा होता है स्टूडेंट? तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो यही वाला विलियन, बेकिंग सोडा का विलियन पिलाएंगे तो हमारा परिवार का जिस सदस्य को ये अम्लता की समस्या है वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है। उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। मतलब कि क्या कर देते हैं? उदासीन बना देते हैं। उदासीन किसको कहते हैं? तो पहले से जहाँ पे अम्ल उपस्थित है वहां पे हम लोग क्षार ऐड कर देंगे, क्षार मिला देंगे। तो जो अम्ल का प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। उदासीन हो जाएगा। तो आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमें बिना स्वाद चखे ही खट्टे अथवा कड़वे पदार्थों की जांच की थी। तो खट्टे अथवा कड़वे पदार्थों की जांच कैसे किया था? तो हमने किया था लिटमस पत्र की सहायता से किया था। कैसे किया था? तो लिटमस पत्र की सहायता से किया था। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र किसका होता है? तो क्षार का होता है। तो जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको लाल कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है। किसका क्या कहते हैं स्टूडेंट? जो नीले लिटमस पत्र को, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हम लोग उसको कहते हैं अम्ल। जबकि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र किसका प्रवृत्ति होता है? तो एसिड का होता है, अम्ल का होता है। और उसको जब नीला कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। लिटमस एक
प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक क्यों है? क्योंकि लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और ऐसा सूचक जिसे हम अपने लैब में तैयार करके बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक सूचक कहते हैं या बनावटी सूचक कहते हैं। इसी प्रकार हल्दी, हल्दी भी हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? तो नेचर से प्राप्त होता है, भी एक ऐसा ही सूचक है। कैसा सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है। क्या आपने ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग धब्बे पर क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ने से उस धब्बे का रंग भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो भूरा हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल में धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा संश्लेषित है, इसको हम लोग सिंथेटिक भी बोलते हैं, इसको बनावटी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग लैब में तैयार करते हैं। क्या क्या? तो मिथाइल ऑरेंज जिसको लैब में तैयार किया जाता है, और फिनोल्फथेलीन जिसको भी हम लोग कहाँ पे तैयार करते हैं? लैब में तैयार करते हैं। और ये भी हमारा अम्ल और क्षारक की प्रकृति दर्शाने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अम्ल को प्रकृति जो है वो हम लोग छांटने पहले से ही जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसको किसके साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। जैसे हमारा हो गया ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन के साथ में, जैसे हमारा हो गया H2O के साथ में। तो किसके साथ में अभिक्रिया कराने से क्या प्राप्त होगा? जैसे हमारा हो गया धातु के साथ में, कोई भी धातु के साथ में हम लोग का अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? तो सारा कुछ को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो लिटमस पत्र बैंगनी रंग का रंजक होता है। क्या होता है? लिटमस पत्र जो है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। तो ये एक नंबर में आप लोगों से पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VVI। ये आप लोगों से एक नंबर में पूछ सकता है कि लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त होता है? तो लीचेन नाम का पौधे से प्राप्त होता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्ल होता है न क्षारीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पीटूनिया एवं रेजानियम जैसे कई फूलों का रंग पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति की सूचक करते हैं। और ये सारे हमारे क्या हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। क्या हैं? तो प्राकृतिक सूचक हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कह देते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। चलिए हम लोग अगला पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 3 प्रश्नलियाँ दी गई है। इनमें से एक में आश्रित जल तथा 2 शेष में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन दिया गया है। ठीक है, तो 3 प्रश्नली दिया गया है, एक में हमारा आसुत जल है, एक में हमारा अम्ल है और एक में हमारा क्षार दिया गया है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? तो लाल लिटमस पत्र आपको दिया गया है। कैसा लिटमस पत्र दिया गया है? तो लाल लिटमस पत्र दिया गया है। तो लाल लिटमस पत्र को सबसे पहले हम किस में डालेंगे? तो हम प्रश्नली ए में डालेंगे। और प्रश्नली ए में हमारा क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमारा आसूत जल है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। मतलब कि ये उदासीन होता है, ये न तो अम्ल होता है न क्षार होता है। तो जब हम इसमें डालेंगे, तो बीकर ए में डालेंगे तो क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। और जब हम इसमें डालेंगे बी में, और बी में चूंकि क्या है हमारा पहले से रखा हुआ है अम्ल, क्या रखा हुआ है, अम्ल रखा हुआ है, और जब हम लोग बी में डालेंगे तो ये क्या होगा, लाल का लाल ही रहेगा क्योंकि ये अम्ल है। ठीक है, जब इसमें नीला लिटमस पत्र डालेंगे तब ये नीला से लाल हो जाएगा, लेकिन लाल में ही लाल डालेंगे या अम्ल में ही लाल डालेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बीकर सी हमारा है, इसमें हमारा क्या डाला गया है स्टूडेंट, तो क्षार डाला गया है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो सी में जब हम लोग डालेंगे तो ये हमारा क्या है, क्षार डाला हुआ है। तो ये क्या कर देगा, तो नीला लिटमस कर देगा, मतलब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं गुणधर्म के बारे में, जो अभी हम बताएं कि अम्ल एवं क्षारक जो है ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, जल के साथ में, कॉपर के साथ में, एल्युमिनियम के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसको ही हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना। तो इसमें जो पहला हमारा है 2.1.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। ठीक है, तो प्रयोगशाला में इस क्रियाकलाप को करना है, या आप स्कूल से भी, आप स्कूल में अपने शिक्षक को भी बोल सकते हैं, वो करवा करके आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पहुँचते हैं, और इसमें क्या क्या आप लोगों को परिवर्तन होगा, क्या क्या परिवर्तन मिलेगा, वो आप यहाँ पे इस डब्बे में फिल कर दीजिएगा। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है अथवा क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इसे गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक जो है वो उसका गंधीय सूचक कहते हैं। तो सूचक अभी हम लोग पढ़े तीन प्रकार का। पहला सूचक हम लोग पढ़े प्राकृतिक, क्या पढ़े, तो प्राकृतिक पढ़े। दूसरा नंबर में भी हम लोग पढ़े सिंथेटिक, सिंथेटिक जिसको हम लोग बनाते हैं लैब में। और एक अभी हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है गंधीय, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक किसको कहते हैं, जिस प्रकार से प्राकृतिक सूचक में हमारा कलर चेंज होता है, रंग बदलता है, उसी प्रकार से गंधीय सूचक में गंध बदल जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी अम्ल में इस सूचक को, गंधीय सूचक को डालते हैं तो उसका जो गंध होता है, सेंट होता है, कुछ और आएगा, और जब हम उसको क्षार में डालेंगे तो उसका गंध कुछ और आएगा। मतलब कि उसका गंध से ही हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, अम्ल है या क्षार है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं क्रियाकलाप 2.1। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। बारीक कटी हुई प्याज स्वस्थ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। आप इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक के सूचक के रूप में, जांच के रूप में कर सकते हैं। इनमें से दो टुकड़े लीजिए एवं उसकी गंध की जांच कीजिए। इसे स्वस्थ सतह पर रखकर इनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl, तनु HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा क्या होता है, अम्ल होता है, प्रबल अम्ल। ठीक है, ये हमारा प्रबल अम्ल होता है। विलयन के कुछ बूंदे एवं दूसरे पर तनु NaOH, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा क्षार होता है। विलयन के कुछ बूंदे डालिए, दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उसे गंध की पुनः जांच कीजिए। तो ये हमारा गंधीय सूचक के आधार पर हमारा जो क्रियाकलाप 2.1 है उसको दिया गया है। तो इसको आप अपने घर में फ्रिज में, इसको जिस प्रकार से बोल रहा है प्याज को काट करके रखना है, और आप बता सकते हैं कि किसमें अम्ल है और क्या है, किसमें क्षार है। ठीक है, सारा कुछ हम लोग इस प्याज के टुकड़े को डाल डाल करके बारी बारी से हर चीज़ को हम लोग पहचान सकते हैं, बता सकते हैं घर में रखी चीज़ें कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। उसके बाद देखिए अपने प्रश्नों को लिखिए। ठीक है, और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और यहाँ पे अलग अलग तत्व दिए गए हैं, और अलग अलग तत्वों में क्या क्या चेंजेज आया था उसको भी आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कॉपी में।
उसके बाद अपने परीक्षणों के आधार पर वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक के तरह उपयोग में ला सकता है किया जा सकता है। तो अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो और भी यहाँ पे बहुत सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो क्रियाकलाप को वीडियो में करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर में मैं अलग से कोशिश करूँगा वीडियो लाने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और इसको स्किप करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? और ये आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये आप लोगों से छापने के लिए भी पूछ सकता है। देखिए, ये जो चित्र हमारा है 2.1, इसमें लिखा हुआ है दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ज्वलन के द्वारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का जांच किया जा रहा है, और इसको एक प्रश्नाली में किसके टुकड़े को, तो जिंक के टुकड़े को कहाँ पे डाला गया है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला गया है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेन लिए हैं और इसको प्रश्नाली को क्या किए हैं, स्टेन की सहायता से उसको टिका दिए हैं। टिकाने के बाद में उस प्रश्नाली में हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक के अम्ल का मतलब होता है एक्वस फॉर्म में, विलियन फॉर्म में हम लोग क्या लिए हैं, H2SO4 लिए हैं। क्या लिए हैं, तो H2SO4 लिए हैं। और H2SO4 में हम लोग डाले क्या, तो जिंक के टुकड़ा डाल दिए हैं, ठीक है? तो डालने के बाद में हम देखिए यहाँ से एक कंटेनर में एक पाइप की सहायता से इस प्रकार से उसको पानी में ले जा करके छोड़ते हैं। तो जैसे ही छोड़ते हैं तो साबुन का विलयन, इसमें क्या है, तो साबुन मिला हुआ है। साबुन क्यों मिला हुआ है, तो साबुन इसलिए मिला हुआ है क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है, तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे यहाँ से जो अभिक्रिया होगा किसके साथ में, तो ये एक धातु है। क्या है, जिंक एक हमारा धातु है और H2SO4 हमारा क्या है, अम्ल है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि जब H2SO4 अम्ल को जब हम लोग धातु के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएगा तो ये बनेगा धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएगा स्टूडेंट, तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बुलबुले के समान इस प्रकार से गोल गोल निकल रहे हैं, जिसको हम लोग जांच करने के लिए, देखिए ऐसे तो हम जांच कर सकते नहीं है, देख तो सकते नहीं है, तो इसको जांच करने के लिए एक मोमबत्ती जला करके हम उसके समीप रखते हैं, तो ये फुट फुट की आवाज़ आती है, ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा है। कैसे, तो धातु जो है वो H2 को क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पे धातु जा करके मिल गया। कौन सा धातु, तो Zn, और हमारा जो नया तत्व बनेगा ZnSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो जिंक सल्फेट बोलते हैं, जिंक सल्फेट। अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप लोग कहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, तो इसका उदाहरण आप याद कीजिए कि इससे जो पहले वाला चैप्टर था जिसमें हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे क्या, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण इस प्रकार से बन जाता है कि विस्थापन क्या हो गया, Zn जो है हमारा H2 को, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया और ZnSO4 बना दिया। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे अम्ल का धातु के साथ में अभिक्रिया होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फोटो को, आप लोग इसको कॉपी में बना लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो अम्ल को जब हम लोग धातु के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा एक धातु के साथ में अभिक्रिया करवा करके धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, या धातु के साथ में अभिक्रिया करा करके एक लवण का निर्माण करेगा, एक तत्व का निर्माण करेगा। और जो अम्ल में हमारा हाइड्रोजन के अणु जो होते हैं,
जैसे हम H2SO4 के जगह में हम लोग HCl के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एक प्रबल अम्ल है। तो जब HCl के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो ZnCl क्या बना देगा, ZnCl, और ये हमारा क्या है, तो लवण है। और यहाँ से जो H आप देख रहे हैं वो क्या होगा, H2 गैस के रूप में ऊपर उठ जाएगा, क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक लवण का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो अम्ल और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है या बनता है। तो आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है, क्या आप उसका समीकरण लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाते आ रहा हूँ और बताते आ रहा हूँ। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे इस प्रकार का एक अभिक्रिया दिया गया है प्रश्नावली में। एक प्रश्नावली में जिंक के कुछ दाने या टुकड़े लीजिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको किसको कहते हैं, तो NaOH कहते हैं, NaOH। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो हमारा जो था H2SO4, जो कि हमारा क्या था, वो हमारा अम्ल था। लेकिन अब ये NaOH लेना है और ये हमारा क्या है स्टूडेंट, क्षार है, क्षार। अब क्षार के साथ में जब हम लोग धातु का भी क्रिया करवाएंगे तब क्या बनेगा, तो इसमें भी एक लवण का निर्माण होगा। क्या होगा स्टूडेंट, लवण का निर्माण होगा इसमें भी। और वो लवण क्या बनेगा, तो Na जो है वो Zn के साथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Na2ZnO2 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा और एक लवण का निर्माण करेगा। और ये जो आप हाइड्रोजन के अणु देख रहे हैं वो हमारा गैस के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, या उस एरिया में, आसपास के एरिया में गंध के रूप में या ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देगा, जब हम उसको मोमबत्ती की सहायता से क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, कुछ धातुओं के साथ में संभव नहीं है। तो पहला हमारा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2.1.3 धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं तो इसको फिर से हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं एक उदाहरण लिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना, ठीक है। इसी प्रकार से फिर से एक स्टेन लिया गया है, जिसको एक प्रश्नावली को क्या किया गया, स्टेन की सहायता से टिकाया गया है। और उसमें जो है वो सोडियम कार्बोनेट के कुछ कण, इसमें टुकड़े डाला गया है। और इसमें जो विलियन है उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे HCl का उपयोग किया गया है। इससे पहले वाला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, H2SO4, उसके जगह में हमारा अम्ल दूसरा जो हमारा है वो H2SO4 के जगह में हम लोग HCl ले लिए हैं। और प्रश्नावली की सहायता से देख सकते हैं, पैप की सहायता से यहाँ पे अलग किया जा रहा है। और यहाँ पे जो अलग होकर के बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लवण बोलते हैं। और ये निकास नली है जिसकी सहायता से यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे हमारा है चैप्टर में, उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाले अभिक्रियाओं को इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे डाला क्या गया था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो कि सॉलिड फॉर्म में इसको टुकड़ा टुकड़ा करके उसमें डाला गया था। और कौन सा अम्ल था, तो HCl अम्ल था। और इससे बना हमारा क्या, तो Na जो है वो Cl के साथ में मिल गया, मतलब कि Na2Cl बना दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो NaCl हमारा ये सोडियम क्लोराइड बना दिया, जिसको हम लोग नमक के भी नाम से जानते हैं, ये हमारा नमक होता है। और इसके साथ में हमारा जल के अणु बाहर आए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे भी गैस का निर्माण हो रहा है और उत्सर्जन हो रहा है। प्रश्नावली बी, NaHCO3, ये भी हमारा एक तत्व लिया गया है, उसको भी हम लोग क्या किए हैं, HCl के साथ में मिलाए हैं। और ये Cl का
डाइल्यूट फॉर्म में इसको हम लोग क्या किए हैं, मिक्स किए हैं, और मिक्स करने के बाद में NaCl प्राप्त हुआ है, और H2O, यहाँ पे भी जल के अणु प्राप्त हुए हैं, और CO2 गैस ये भी हमारा ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसमें हमारा क्या समझ में आया कि जब अम्ल और क्षार जब धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो एक लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जो ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। उसको हम लोग देखने के लिए मोमबत्ती का उपयोग करते हैं। जब उसको जला करके उसके समीप लाते हैं तो फट फट की आवाज़ करती है। उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रहा है। चलिए हम लोग आगे टॉपिक में चलते हैं, और इस टॉपिक में, इस लेक्चर में जहाँ तक हम सकेंगे उसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा समझा समझा कर पढ़ाने में। और लेक्चर 2 जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षार का जो पीएच वैल्यू होता है उसके बारे में। तो पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं, पहला पार्ट में सारे चीज़ों को। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चूने को पानी में प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? तो CaOH2 जो एक्वस फॉर्म में होता है, और इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, CO2 गैस मिला रहे हैं, ठीक है। और जब CO2 गैस मिलाएं तो हमारा क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, और H2O जो हमारा है ये जल के अणु के रूप में बाहर निकलेगा, और ये CaCO3 ये श्वेत अवक्षेप होगा जो तली में बैठ जाएगा, प्रखनली के तली में क्या होगा, इस तरह से बैठ जाएगा। और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्नलिखित क्रियाओं का अभिक्रिया होती है। जैसे हमारा CaCO3 है, इसमें हम लोग H2O जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जल के रूप में होता है, और उसमें जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, तो CaHCO3 जो एक्वस फॉर्म में होता है, जल में विलयशील ये तत्व हमारा प्राप्त होता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ चूना पत्थर, लाइम स्टोन, खड़िया चौक एवं संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। तो ये जो जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं, लाइम स्टोन है, खड़िया है, संगमरमर है, ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब है CaCO3, इसी का रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी धातुएं हैं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड और जल का त्याग करते हैं। तो एक चीज और यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग अम्ल के साथ में, कौन सा अम्ल के साथ में, तो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में, धातुओं का जो कार्बोनेट होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसको जब हम लोग अम्ल के साथ में क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और जल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है, बताया गया है। तो धातु का कार्बोनेट कोई भी रहेगा, जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3, CaCO3 है ना, CuCO3। तो इस तरह से कॉपर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इस प्रकार से बहुत सारे धातुएं ले सकते हैं। और धातु के साथ में हम लोग एक और क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया है ना, CaOH2। तो इस प्रकार से ले सकते हैं। और जब उसको हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, अम्ल के साथ में, किसके साथ में करवाएंगे, अम्ल के साथ में करवाएंगे, तो लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अम्ल एवं क्षारक परस्पर एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 2.6 दिया गया है। तो एक प्रखनली लेना है, क्या लेना है, प्रखनली लेना है, और उसमें 2 ml NaOH लेना है। NaOH हमारा क्या होता है, हमारा क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है, घोल लीजिए। एवं उनमें 2 बूंदे फिनॉल फतेलिन डालिए। ये हमारा क्या होता है, सिंथेटिक सूचक होता है। इसको क्या करना है, डालना है। विलियन का रंग क्या है, और उसको नोट कर लेना है कि विलियन का रंग कैसा है। इस विलियन में एक एक
बूंद तनु HCl। क्या करना है, एक साथ नहीं मिलाना है, एक साथ नहीं मिलाना। क्यों नहीं मिलाना है, क्योंकि अम्ल जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करने लगेगा और वहां पे कुछ हादसा हो सकता है जिससे हम जल सकते हैं या हमारा फेस में पड़ सकता है। इसलिए HCl को थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके मिलाया जाता है, न कि HCl को ले लिए और ये जो हमारा NaOH है उसको धीरे धीरे मिला रहे। नहीं, कभी भी अम्ल को धीरे धीरे डालना है विलयन में, न कि अम्ल में विलयन को डालना है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, अम्ल पहले से क्या है, ज्यादा मात्रा में है और उसमें एक बूंद मात्र पड़ेगा NaOH, तो ये क्या हो जाएगा, विस्फोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका फेस हाथ सब जल सकता है। तो इसलिए कभी भी अम्ल में किसी भी तत्व को नहीं डालना है। किसी भी विलयन में हम लोगों को HCl, उल्टा HCl बूंद बूंद करके डालना है। यह चीज मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर हम HCl को डालेंगे तो ये हमारा अभिक्रिया धीरे धीरे होगा, लेकिन हम अभिक्रिया को तेज करना चाहते हैं या उल्टा करना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे कुछ हादसा हो सकता है। क्योंकि HCl हमारा बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। क्या अभिक्रिया मिश्रण में कोई रंग परिवर्तन आया, तो जरूर से जरूर आया होगा। अम्ल मिलाने के बाद फिनोल फ्थेलिन का रंग क्यों बदल गया, तो क्यों बदल गया, तो क्योंकि ये जो हमारा है अम्ल है, पहले से हमारा क्या था कंटेनर में, आप लोग यहाँ पे समझिए, ये पहले से कंटेनर में हमारा क्षार था। क्या था स्टूडेंट, क्षार था। लेकिन इसमें ऐड क्या किया गया, तो अम्ल किया गया। कौन सा अम्ल कर दिया गया, तो HCl अम्ल कर दिया गया। तो जब HCl अम्ल को क्षार में मिलाया गया तो धीरे 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 जब अभिक्रिया हुआ तो फिनोल फथेलिन का रंग जो है वो क्या हो गया, बदल गया, है ना। या इस विलियन का रंग जो भी पहले से था वो क्या हो गया, बदल गया। क्यों बदल गया, तो वहां पे अम्ल का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ गया या अम्ल उसमें मिक्स हो गया और क्षार का जब प्रवृत्ति है वो घट गया। अभी मैंने जो पहले जब शुरुआत हम कर रहे थे वीडियो का उस समय ही मैंने बताया था कि जब हम लोग क्षार में अम्ल डालते हैं तो क्षार को उदासीन बना देता है अम्ल, और जब अम्ल में हम लोग क्षार डालते हैं तो अम्ल को क्षार उदासीन बना देता है, मतलब कि अम्ल की प्रवृत्ति को घटा देता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण यहाँ पे लिए थे कि आपके परिवार में अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाता है, मतलब कि अम्लता की समस्या हो जाता है, तो उसको हम लोग नींबू की पानी न दे करके हम लोग वहाँ पे बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे और उसका बेकिंग सोडा का पानी का जल देंगे, विलियन देंगे उसको पीने के लिए, जिससे क्या होगा कि एसिड का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदे डालेंगे। अब क्या करना है, फिर से हम लोगों को NaOH की बूंदे फिर से डालना है। तो फिर से हमारा जो अम्ल का प्रभाव वहां पे जो दिख रहा था वो फिर से क्या हो जाएगा, अम्ल का प्रभाव खत्म होने लगेगा। कि आप फिनोल्फथेलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया है। हाँ, हो गया है। क्यों हो गया है, तो इसलिए हो गया कि फिर से हमारा जो अम्ल का प्रभाव डाउन होने लगा या खत्म होने लगा। तो आपके विचार में ऐसा क्यों होता है, तो आपके विचार में क्यों होता है तो आप लोगों को बारीकी से यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे NaOH पहले से था, ये एक्वस फॉर्म में था, पहले से क्या था, एक्वस फॉर्म में था। इसमें हम लोग HCl का कुछ बूंदे जो हैं उसमें डालते जा रहे थे, डालते जा रहे थे। तो ये पहले से किस कलर का था स्टूडेंट, तो ये हमारा था गुलाबी कलर का। कैसा था, गुलाबी कलर का। लेकिन गुलाबी कलर से धीरे 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 ये हमारा क्या हो गया, कलर चेंज हो गया और ये दूसरा कलर का हो गया। ठीक है, तो NaCl
एक्वस फॉर्म में था वो हमारा H2O का जो जल का कण हमारा है वो निर्माण हो गया, और यहाँ पे लवण, इसको क्या बोलेंगे, लवण का निर्माण हो गया, और H2O जो जल के अणु हैं वो बाहर हो गए। इस प्रकार से हो गया, इसी कारण से उसका उदासीन होना तय था, मतलब कि वो उदासीन धीरे धीरे हो गया। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो क्षारक में जब हम लोग अम्ल मिलाएंगे तो लवण बनेगा, प्लस में जल का निर्माण होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि जब हम लोग क्षारक में अम्ल मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जब हम लोग अम्ल में धातु मिलाएंगे तब क्या होगा, तो वहां पे विस्थापन अभिक्रिया होगा और हाइड्रोजन गैस ऊपर उठेगा, जिसमें हमारा लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कार्बोनेट के साथ में और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। तो जब हम लोग अम्ल और क्षारक का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में और कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो लवण बनेगा, प्लस में जल के अणु बनेंगे, क्या बनेंगे, जल के अणु बनेंगे H2O, प्लस हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। तो इसमें तीन चीज बनेगा। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, और एक और पढ़ा जिसमें उदासीनीकरण, जिसमें हम लोग अम्ल और क्षारक को परस्पर अभिक्रिया करवा रहे थे। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, और वीडियो अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड किसको कहते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड कहते हैं जब धातु को खुले में छोड़ दिया जाता है। इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, कोरोजन पढ़े थे, जिसको हम लोग बोलते हैं जंग लगना, जंग लगना। ये चीज हम लोगों ने पढ़ चुका है, और यही चीज बोल रहा है कि जब धातु को ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बना देगा, धात्विक ऑक्साइड बना देगा। और धात्विक ऑक्साइड को जब हम अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, यही चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे क्रियाकलाप 2.7 दिया गया है। बीकर में कॉपर ऑक्साइड का अल्प मात्रा लीजिए, एक बीकर लेना है और उसमें हम लोगों को क्या लेना है, CuO लेना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है, एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। इसमें क्या करना है, HCl, इसको धीरे धीरे डालना है। हम लोग थोड़ा सा डालेंगे, फिर उसको मिलाएंगे, हिलाएंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर हिलाएंगे, इस प्रकार से थोड़ा 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 करके उसमें डालते रहना है और आगे का प्रोसेस करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा कि विलियन का रंग पर ध्यान दीजिए। वो विलियन का रंग पहले से जो था, जैसे कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये हमारा ग्रीन कलर का बन जाता है, पढ़ चुके हैं आप लोग। और जब लोहा अभिक्रिया करता है तो ये हमारा ब्राउन कलर का बन जाता है। उसके बाद एक सिल्वर वाला भी पढ़े थे, जिसमें लिखा हुआ था सिल्वर जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में या ऑक्साइड बनाता है तो उसमें हमारा ब्लैक कलर का शेड आ जाता है। तो जो CuO पहले से ग्रीन कलर का था उसमें हम लोग HCl मिला दिए तो उसका रंग ग्रीन से बदल करके दूसरा कलर हो गया। तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमारा यहाँ पे HCl आ गया, मतलब कि क्या बन गया, यहाँ पे देखिए CuO, Cu Cu जो है वो हाइड्रोजन के अणु को यहाँ से रिमूव कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और आगे लिखा है, आप देखेंगे कि विलियन का रंग नीला हरित हो जाएगा, है ना, नीला हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलियन का नीला हरित रंग अभिक्रिया के कॉपर
टू क्लोराइड बनने के कारण होता है। कॉपर ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाले अभिक्रिया इस प्रकार से है। तो धात्विक ऑक्साइड को जब हम लोग अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा लवण का निर्माण होगा और प्लस में जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अभी हमारा हो जाएगा, तो लवण का निर्माण होगा CuCl, और प्लस में यहाँ पे H2O, H2 यहाँ पे H है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो जो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा और जल का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से। इसको क्या कहेंगे, तो लवण कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, तो जल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। इसको संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए भी आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो शुरू के ही चैप्टर से आते हैं। उसके बाद जो हमारा भौतिक विज्ञान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा नेत्र, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, और एक हमारा उसमें और है जिसको हम लोग लेंस कहते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को, इस सारे चैप्टर को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पास मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस प्रकार से अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाए हैं धात्विक ऑक्साइड को, उसी प्रकार से अगर हम क्षारीय के साथ में भी अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है धात्विक ऑक्साइड, क्या लिखा हुआ है, धात्विक ऑक्साइड, और इसके साथ में किसका अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्षार का। इससे पहले हम लोग क्या करवाए थे, अम्ल का। तो जब इसके साथ में भी करवाएंगे तो हम लोगों को लवण प्लस जल ही प्राप्त होगा, यही चीज यहाँ पे कह रहा है। अब आगे हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा टॉपिक है, वो हमारा है 2.1.6 क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है अधातु, जिसमें धातु के गुण नहीं होते हैं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, गैस होता है, ये हमारा धातु नहीं होता है। एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या हो गया, क्षारक हो गया। पीने का पानी के बीच में अभिक्रिया देखी है, हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे भी लवण तथा जल का निर्माण हो रहा है। क्योंकि यह क्षारक एवं लवण के जल के बीच होने वाले अभिक्रिया के समान हैं। यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय प्राकृतिक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो हमारा है अधात्विक, उसमें हमारा जो है वो एच, जो हाइड्रोजन के अणु जो हैं पहले से मिक्स हैं। क्या है, पहले से मिक्स है अधात्विक में। ठीक है, अब आगे हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। और आगे हमारा है 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती है। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका देख सकते हैं आगे, अम्ल एवं क्षारक के विलयन में कितने प्रबल होते हैं। तो इसको जो हमारा 2.2 से जो हमारा बच जाएगा उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग इसको निष्कर्ष कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 का वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ, तांबे एवं पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। और ये एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चन, बार बार आप लोगों से पूछता है। तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि तांबा और पीतल हमारा क्या है, तांबा हमारा है, सॉरी, तांबा हमारा क्या है, धातु है। चलिए इसको मिटाते हैं, मिट नहीं रहा है स्टूडेंट।
ठीक है, धातु है। और धातु के साथ में जब दही, दही हमारा क्या है, अम्ल है। तो जब धातु के साथ में अम्ल का भी क्रिया होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, धातु का क्षरण होने लगेगा, या ये धातु जो है वो गलने लगेगा, विलयन में घुलने लगेगा, या सड़ करके उसमें विलयन में मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया कर जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें नहीं रखते हैं, या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बनाता है, क्या बनाता है स्टूडेंट, तो एक लवण बना देगा, और प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। धातु के अम्ल के अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो कौन सी गैस तो निकलती है, तो सिंपल सा है यहाँ पे क्वेश्चन कि H2 गैस निकलती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के साथ में समझाइए। तो एक उदाहरण हम लोगों को ले लेना है, Cu प्लस HCl या H2SO4, क्या लेंगे, H2SO4, और ये हमारा क्या बना जाएगा, CuSO4, क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस H2। इस प्रकार से हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे CuSO4 बना, वो यहाँ पे नीचे लिख देंगे लवण, यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख देंगे अम्ल, और यहाँ पे लिख देंगे धातु। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद देखिए, कोई धातु यौगिक ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है। तो यौगिक ये हमारा क्या होगा, सही पूछ रहा है। तो किसके साथ में अभिक्रिया, किसके साथ में हो रहा है, तो HCl के साथ में अभिक्रिया हो रहा है। किसका अभिक्रिया हो रहा है, तो A का हो रहा है, यौगिक A का। तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। तो बुदबुदाहट उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस है, वो ऊपर उठना चाह रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर उठना चाह रहा है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को क्या करती है, बुझा देती है। तो यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस यौगिक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जो यहाँ पे यौगिक दिया हुआ है, उसका नाम क्या लिख दिया है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl। ठीक है, CaCl, क्या लिखा है स्टूडेंट, CaCl। तो इसको हम लोगों को करना है, और इसको आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे हम अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसको क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने यह क्वेश्चन को बना लिया है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, समझने में दिक्कत होता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसको मैं अलग से बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।